नमस्कार। भारत एक ऐसी जगह जो चमत्कारों और किंवदंतियों से भरी पड़ी है। यहाँ की हवा में ना आज भी कुछ ऐसी पहेलियां गूंजती हैं जिनके जवाब भाई समय की गहराइयों में कहीं खो से गए हैं। तो चलिए आज भारत के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब इतिहास, विज्ञान और पुरानी कहानियां आपस में टकरा जाती हैं? क्या सच निकलकर सामने आता है या फिर रहस्य पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है? आइए पता लगाते हैं इस रोमांचक सफर पर। आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हिमालय की पहेलियां, फिर देखेंगे इंसान की हदों को पार करने वाली कुछ बातें। इसके बाद एक गुमनाम तपस्वी का राज और आखिर में कुछ अजीबो-गरीब लोकल घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। कहते हैं इसकी बर्फीली चोटियों के बीच ना कई गहरे राज दफन हैं। जरा सोचिए, समुद्र तल से 5020 मीटर की ऊंचाई, मतलब बहुत ही ऊंचा। और वहां है एक झील जिसे लोग कहते हैं कंकालों की झील। और नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इस वीरान मुश्किल से पहुंचने वाली जगह पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग थे कौन और यहां पहुंचे कैसे? अब यहां ना 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ तो है एक लोकल कहानी जो कहती है कि 9वीं सदी में एक राजा और उसके लोग एक भयानक ओलों के तूफान में मारे गए थे। सीधी सादी कहानी। लेकिन दूसरी तरफ है मॉडर्न डीएनए एनालिसिस और वो कुछ और ही कहानी बताता है। पता है क्या? ये कंकाल एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग ग्रुप के लोगों के हैं, और वो भी अलग अलग टाइम के। एक ग्रुप साउथ एशिया का है, करीब 800 एडी का, और बाकी 2 ग्रुप वो ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के हैं और उनका समय है 1800 एडी के आसपास का। मतलब 1000 साल का फर्क। तो ये सब लोग एक साथ एक जगह पर कैसे और क्यों मारे गए? ये सवाल इस रहस्य को और भी उलझा देता है। अच्छा, एक साइंटिफिक पहेली से अब चलते हैं एक आध्यात्मिक रहस्य की ओर। बात करते हैं ज्ञानगंज की, जिसे कहते हैं अमर लोगों का शहर। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि हिमालय में एक ऐसा शहर है जो इतनी होशियारी से छुपाया गया है कि कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसे ढूंढ ही नहीं सकती। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। यहाँ हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जो इंसान के शरीर और बायोलॉजी के, मतलब हमारे साइंस के सारे नियमों को चुनौती देते नजर आते हैं। ये कहानी है शांति देवी की। सोचिए, दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची अचानक से अपने पिछले जन्म की बातें करने लगती है। वो कहती है कि वो मथुरा में रहती थी, उसके पति का नाम केदारनाथ था और बच्चे को जन्म देने के ठीक बाद उसकी मौत हो गई थी। अब सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जब केदारनाथ नाम के उस आदमी को ढूंढा गया तो उसने एक एक बात की पुष्टि की। मामला इतना सीरियस हो गया कि खुद महात्मा गांधी ने एक कमीशन बनाया इसकी जांच के लिए, और उस कमीशन ने भी इसे पुनर्जन्म का असली केस माना। पुनर्जन्म की ही तरह एक और केस है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ये हैं प्रहलाद जानी, एक ऐसे योगी जिनका दावा इतना असाधारण था कि वो मेडिकल साइंस के लिए एक जीती जागती पहेली बन गए। प्रहलाद जानी का दावा क्या था कि उन्होंने 1940 से, जी हाँ 1940 से, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और एक देवी की कृपा से वो जिंदा हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है, एक विवाद। जो स्टडीज उन पर हुईं उनका कोई इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं हुआ, वो 24 घंटे निगरानी में भी नहीं थे, और उन्हें गरारे करने और नहाने की इजाज़त थी, जिससे कई लोगों को शक हुआ। तो सवाल वही है, ये कोई चमत्कार था या फिर एक धोखा? चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे रहस्य की, गुमनामी बाबा की। एक ऐसे तपस्वी जिनका कोई नाम नहीं था, लेकिन जिनके बारे में कुछ लोगों का यकीन है कि वो असल में भेष बदल कर रह रहे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नायक थे। जब उनकी मौत हुई तो उनके 26 संदूकों से जो सामान निकला वो सच में चौंकाने वाला था। देखिए क्या क्या मिला। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता की तस्वीरें, इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए से जुड़ा सामान, जर्मनी में बनी दूरबीन, रोलेक्स और ओमेगा जैसी महंगी घड़ियां, बड़े बड़े नेशनल लीडर्स के खत, और तो और रूस से चीन होते हुए एक रास्ते का नक्शा भी। हर एक चीज सीधा सीधा नेताजी की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन ये रहस्य इतना सीधा नहीं है। यहाँ सबूत एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। हैंडराइटिंग और डीएनए टेस्ट के जो नतीजे आए वो आपस में मेल नहीं खाते। सरकारी एक्सपर्ट्स ने कहा कि हैंडराइटिंग और डीएनए मैच नहीं हुआ,
लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि हैंडराइटिंग तो बिल्कुल मैच होती है, और उन्होंने सरकारी डीएनए टेस्ट पर सवाल भी उठाए। फिर आया मुखर्जी कमीशन। उसने ऑफिशियली तो कह दिया कि वो बोस नहीं थे, पर मजे की बात यह है कि बाद में उसी कमीशन के जज ने कहा कि उन्हें 100% यकीन है कि वो नेताजी ही थे। अब बताइए क्या माना जाए? गुमनामी बाबा की एक कही हुई बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। उन्होंने कहा था, एक आदमी जो अपने देश को अपना नहीं कह सकता, वो सिर्फ दुखी हो सकता है, उसे गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। इन शब्दों में जो दर्द छिपा है ना, वो किसी ऐसे इंसान की तरफ इशारा करता है जो अपने ही देश में गुमनाम जिंदगी जी रहा हो। और अब चलते हैं हमारे आखिरी रहस्य की ओर। ये एक मॉडर्न कहानी है, एक ऐसी लोकल घटना जिसने एक पूरे शहर को सकते में डाल दिया था। अच्छा, इस पहेली को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि सोनिक बूम क्या होता है। देखिए, जब कोई चीज जैसे कोई सुपरसोनिक फाइटर जेट आवाज की रफ्तार से भी तेज चलता है ना, तो एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है। उसी को सोनिक बूम कहते हैं, और ये उस रहस्यमयी आवाज का सबसे लॉजिकल साइंटिफिक कारण लगता है। तो पहेली क्या है? पहेली ये है कि 18 दिसंबर 2012 को जोधपुर शहर एक ऐसे ही सोनिक बूम जैसे धमाके से दहल गया, लेकिन जब जांच हुई तो न तो कोई क्रैश हुआ प्लेन मिला, न ही किसी बम धमाके का कोई सबूत, कुछ भी नहीं। तो फिर वो आवाज आई कहां से थी? इसका सोर्स आज तक किसी को नहीं पता। तो पुरानी हड्डियों से लेकर आज की पहेलियों तक हमने देखा कि कैसे कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलते। ये सारी कहानियां बस एक ही बात याद दिलाती हैं कि इस दुनिया के बारे में हम आज भी कितना कम जानते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि इनमें से कौन से रहस्य ऐसे हैं जो अपने सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जिनकी किस्मत में ही हमेशा के लिए अनसुलझा रहना लिखा है।